नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक LCM एंड HCF। ये टॉपिक सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आइए इसके थोड़ी थ्योरी भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, एक एक करते हुए हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। सबसे पहले गुणज एवं अपवर्त्य, जैसे कि नाम में था कि लघुत्तम समापवर्त्य, तो उसमें समापवर्त्य अपवर्त्य कहीं ना कहीं वर्ड था, तो हम उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में ये बनाए क्यों है, क्या है। तो लघुत्तम समापवर्त्य, तो अपवर्त्य क्या होता है कि किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है, उस संख्या का गुणज या अपवर्त्य कहलाती है। यानी हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे हमारे पास में कोई पर्टिकुलर नंबर ये है 6, तो 6 से हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, जैसे ये है 6, तो 6 से जो जो विभाजित होएगी तो इसके गुणज 6, 12, 18, 24, 6, 12, 18, 24, तो ये पूरे इसके गुणज हो जाएंगे और ये गुणज ही क्या कहलाते हैं, अपने अपवर्त्य कहलाते हैं। 7 के देखेंगे जैसे हम, तो 7 के हो गए 7, 14, 21, 28, तो ये इसके अपवर्त्य हो जाएंगे। 8 के देखेंगे तो 8 के हो जाएंगे 8, 16, 24, 32, 40, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारे हो जाते हैं गुणज और अपवर्त्य। अपवर्त्य को गुणज कहते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त्य, तो अपवर्त्य यानी उसमें कहीं ना कहीं गुणज वर्ड ये हमारा जो है छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो क्या है कि गुणनखंडी या अपवर्तक, एक तो समापवर्त्य हो गया, एक महत्तम समापवर्तक। तो अपवर्तक क्या होता है, जैसे यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर दे, तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। देखो, अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या अंतर हुआ। अपवर्त्य तो वो था जिस संख्या से बहुत सारी संख्याएं विभाजित होती हो। ठीक है, यानी जो अपवर्त्य होता है वो तो एक छोटी छोटी संख्या थी और वो उसके बहुत सारे गुणनखंड बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन अपवर्तक क्या होती है, कोई बड़ी संख्या है और उसके छोटे छोटे डिवाइडेशन होते हैं। जैसे कि हम अपवर्तक को देखेंगे तो ये बड़ा होता है और इसके छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं, और अपवर्त्य देखेंगे तो छोटे छोटे पार्टीशन का कोई बड़ा गुणज होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों में ये डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि अपवर्त्य और अपवर्तक में होता क्या है। अपवर्त्य होता है गुणज, गुणज यानी किसी एक संख्या के गुणज बढ़ते हुए जाते हैं, जैसे 6 के 6, 12, 18, 24। और अपवर्त्य क्या होता है, गुणनखंड, यानी कोई बड़ी संख्या है उसके जो पार्ट अपन फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, वो अपवर्तक होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं हमारे इसमें। तो जैसे अब हमारा पहला गुणक, गुणक हमने क्या कहा था कि जिसके छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं, तो ये समापवर्त्य में आएगा। जैसे 18 के गुणक है, तो 18 के गुणक हम देखेंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, तो ये सभी इसके 18 के गुणक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, नेक्स्ट उसकी तरफ। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन क्या होते हैं कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड एक अभाज्य संख्या हो तो उन्हें उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी कि हम किसी भी संख्या के फैक्टर करें और उसके फैक्टर करने के बाद में उसके जितने भी फैक्टर आए वो पूरे ऐसे हो जो उनका आगे कोई सा भी फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सके। यानी हम किसी भी संख्या गुणनखंड करें और वो गुणनखंड हमें उस तरह प्राप्त हो कि उसके आगे हम उनको नहीं तोड़ सके कहीं भी, किसी भी संख्या को। जैसे कि अब हम सबसे छोटी लेंगे, तो उदाहरण के तौर पर हम 8 ले लेते हैं। अब 8 में क्या क्या कर सकते हैं हम, एक तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो, क्या हम 2 को कहीं से तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 2 को, इनमें से 2 को अब हम आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 6 है, 6 को 2 और 3 में तोड़ दिया। अब क्या हम ना तो 2 को तोड़ सकते ना 3 को तोड़ सकते, तो ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यानी वे गुणनखंड जिन्हें हम आगे तोड़ नहीं सकते वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यानी अभाज्य, जिनका आगे कोई विभाजन न हो वो अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य गुणनखंड, पहला है 60।
60 में देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 एक अभाज्य है, 2 का विभाजन नहीं कर सकते, 3 का विभाजन नहीं कर सकते, 5 का विभाजन नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पास में एक तो हो गया। नेक्स्ट वाला 70। 70 में देखो 5 और 14, 14 को हम 2 और 7 में तोड़ सकते हैं, तो ये फिर हमारा ये तो नहीं होगा। फिर देख तो 90, 90 में 5 अभाज्य हो गया, लेकिन 9 को 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं हम, तो ये भी नहीं होगा। 36 है, 36 में 4 को भी हम 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, और 9 को भी 3 गुणा 3, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 60 वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समापवर्त्य। अब देखो हमने अपवर्त्य पढ़ा, अपवर्तक पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं समापवर्त्य। समापवर्त्य यानी उन सभी संख्याओं को जिन्हें दी हुई संख्या से अधिक संख्याएं पूर्ण विभाजित कर दे, उन्हें दी गई संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। देखो हमने अपवर्त्य क्या पढ़ा था कि हमने एक संख्या का जो था वो किसी एक संख्या के छोटे छोटे पार्टीशन को मिला के जो बड़ी संख्या हुई थी उसके लिए लिया था। लेकिन समापवर्त्य क्या होगा कि हम 2-4 छोटी छोटी संख्याएं लें और उन सभी को एक साथ आगे बढ़े, तो वो कौन सी संख्या होगी जो उन सभी को डिवाइड, जिसका उन सभी में भाग जाएगा, तो हो जाएगी समापवर्त्य। यानी 2 या 2 से अधिक जिन अपवर्त्य जो हमने पढ़ा था, अगर वो ही अपवर्त्य 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हो जाए, 2 या 2 से अधिक, तो वही समापवर्त्य हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य। देखो हमने पहले अपवर्त्य पढ़ा, फिर समापवर्त्य, अब लघुत्तम समापवर्त्य। यानी कि छोटी छोटी 2-4 संख्याएं हैं, ठीक है, वो किसी भी संख्या से उनका किसी भी संख्या में भाग जाता है। जैसे मान लो 2, 3 और 6, ये 3 संख्याएं हैं। अब इनका किसी भी एक संख्या 6 में तीनों का भाग जाता है, तो लेकिन हमारे पास में अगर 6 हो, 12 हो और 18 हो, हमारे पास तो 3 ये नंबर मौजूद हो। अब देखो हम 2 का भाग 6 में भी जाता है, 2 3 6 का 6 में भी जाता है, 2 3 6 का 12 में भी जाता है, और 2 3 6 का 18 में भी जाता है। लेकिन हमें इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है 6, ये लेनी होती है, और ये संख्या जो होती है इन तीनों में से ये जो संख्या होगी ये इसका लघुत्तम समापवर्त्य होगा। यानी हमारे पास में अगर 2-3 ऐसी संख्याएं हो जो किन्हीं 2-3 संख्याओं से डिवाइड होती हो, तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी लघुत्तम समापवर्त्य होगी। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। बढ़ते आगे। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधि। देखो लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधि है भाग विधि, एक तो है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधि है, एक तो भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि है। भाग विधि में क्या होते हैं, दी गई संख्या को कोमा में लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं और फिर उस अभाज्य संख्या का भाग देते हैं जो कम से कम 2 संख्या को विभाजित करती है। प्राप्त भागों शेषफलों को नीचे पुनः एक पंक्ति में लिखती है और उपयुक्त क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक नीचे की पंक्ति में सभी स्थानों पर एक एक ना आ जाए। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई हमारे पास में हमको समापवर्त्य ज्ञात करना है। और समापवर्त्य क्या होते हैं कि 2-3 जो संख्याएं हैं उनके वो गुणनखंड हो जो तीनों में डिवाइड हो, जिनका तीनों में भाग जाता हो। 2-3 जो भी संख्या है उनमें वो छोटे छोटे पार्ट हो उनके, जो जिनका तीनों में भाग जाता हो, और उनमें जो कॉमन जो लास्ट में जो उनकी जो घातें होंगी वो बड़ी से बड़ी, उनको ले लेंगे तो वो हमारे पास में ये हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं। जैसे एक पहले हम 10 और 15 मान लीजिए, हमारे पास में 2 संख्याएं 10 हैं और 15 हैं। अब हम इन दोनों को क्या है एक साथ पंक्ति में एक पंक्ति में कोमा लगा के लिख लेंगे। ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 पंजे 10 और 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 5 को ऐसे। अब देखो 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 5 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 का देंगे, 5 एकम 5 1 1। इसने क्या बोला कि नीचे एक एक आना चाहिए। अब एक एक आ गया नीचे, तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 3 6 और 6 पंजे के 30। तो यानी इसका लघुत्तम हो जाएगा हमारे पास में 30। ही होती है भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं हम तीनों जिन भी संख्याओं को लघुत्तम ज्ञात करना तो उनको एक पंक्ति में लिखते हैं और उनके बाद में उनमें अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, और जब तक भाग देते हैं तब तक की लास्ट लाइन में हमको एक 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 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हम भाग विधि से इनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। एक इसमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास में, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। 8 10 15 16 20।
लिखते हैं, एक बार हम इसको करने की कोशिश करेंगे। 8 8 10 15 16 और 20। ठीक है, सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2 का डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, इसको एक से 2 × 16 और 2 दाएँ 20। ठीक है, फिर वापस 2 का डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 5, 15, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। फिर वापस 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 5, 15, 2 दूनी 4 और 5 एक 5। अभी भी हमको एक 2 दिखाई दे रहा है, फिर भी हम 2 से करेंगे। 2 1 5 15 1 5। फिर हम 3 से करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं रहेगा। 1 5 3 पंजे 15 5 1 5। फिर हम 5 से बात करेंगे। 5 5 1 5 1 5 5 1 5 1 1। ये देखो हमको लास्ट की पंक्ति में 1 1 1 प्राप्त हो गया, तो हमारा भाई ये भागफल विधि से कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 दूने 240। तो हमारे पास में इसका मान आ जाएगा 240। तो हमें जो एग्जाम्पल दिया था उसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 240। ये वाले आंसर इसका हमें 240 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुणनखंड विधि। इस विधि में दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं और फिर अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में गुणा करने पर प्राप्त अभिष्ट लघुत्तम समापवर्त होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने भाग विधि में तो सबको एक साथ लिख लिया था, इसमें हम सबको अलग अलग लिखेंगे, उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में वो अभाज्य संख्याओं को अधिकतम घात होगी उसको एक साथ लिखेंगे और अधिकतम घात को लेकर उनको आपस में गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, तो जैसे हम करके देखते हैं। 8 30 और 36, 8 30 और 36। तो हम सबसे पहले यहाँ 8 को लिख लेंगे, यहाँ 30 को लिख लेंगे और यहाँ 36 को लिख लेंगे। इसे डायरेक्ट तो हम करेंगे तो 2 की घात 3 ही हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे करके देखेंगे इनको करके। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 2 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 18, 2 9, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो देखो अब हम इनका उस घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 3, ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 1 और 3 की घात भी 1 और 5 की घात भी 1। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब हमको इसमें करना क्या होता है, बड़ी से बड़ी घात लेनी होती है। तो बड़ी से बड़ी घात लेंगे हम, तो 1 मिनट में लिख दूंगा। 2 की घात 3 गुणा 3 की बड़ी से बड़ी घात 2 है, 3 की घात 2 गुणा 5 की बड़ी से बड़ी घात 1 है। अब इसका क्या आंसर आएगा, 2 की घात 3 हो जाएगी 8 और 3 की घात 2 9 और गुणा 5। 8 गुणा 9 गुणा 5 ये हो जाएगी हमारे पास में। तो इसका मान आ जाएगा 9 पंजे 45 और 45 अट्ठे 360। 360। तो हम इस जो हमें एग्जाम्पल दिया था ये वाला, इसका मान हमारे पास में 360 आंसर आ जाएगा। तो हमें गुणनखंड विधि से इसे ज्ञात करना कि सबका अलग अलग लेंगे और उनको करने के बाद में जो हमारे पास में वो प्राप्त होंगे अधिकतम घात, उनका हम गुणा करके आपस में और लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कुछ आम 16, 40 और 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को बराबर आम मिले। यदि कोई आम शेष नहीं बचे तब आमों की कम से कम संख्या क्या होगी। यानी ये इन छोटी संख्याएं दे दी हमको 16, 40, 70 और इनका एक ऐसा हमको कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें तीनों का भाग जाता हो और वो छोटा से छोटा होना चाहिए, यानी उससे छोटा, यानी इन संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो या तो आप भाग विधि से निकाल लो या गुणनखंड विधि से निकाल लो।
तो अब आपकी जो इच्छा है उससे निकाल लो। हम कोशिश करेंगे कि हम गुणनखंड विधि से निकालें। भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, तो हम एक बार भाग विधि से निकाल के देखते हैं। 16, 40 और 70। 16, 40 और 70, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 20, 2 35, ठीक है। 2 चौके 8, 2 दाएँ 20 और 35 ऐसे कैसे। 2 दुए 4, 2 पंजे 10 और 35, 2 1 5 35। अगला भाग जाएगा 5 का, 1 1 7। अब 7 का भाग जाएगा अगला। ये देखो हमको लास्ट में 1 1 1 प्राप्त हो गया। तो हम अब इसके एक साथ गुणनखंड के रूप में लिखेंगे इनको। तो 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 पंजे 80 और 80 गुणा 7 करेंगे तो 8 7 56, 560, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा 560 सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नापने की 3 छड़ें क्रम से 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करें कम से कम किस लंबाई का। कम से कम जहाँ भी वर्ड आए ना, कम से कम जहाँ भी आएगा वहाँ आपको LCM ही करना है हर कोई क्वेश्चन में। जहाँ भी कम से कम पूछ ले, कम से कम का मतलब ये पूछता है कि इन सभी संख्याओं का जो कम से कम छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें ये सभी संख्याओं से डिवाइडेशन हो। जहाँ भी कम से कम आपसे पूछे वहाँ आपको LCM ही करना है, ठीक है। तो 64, 80 और 96 इसका हम करके देखते हैं। 64, 80 और 96, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, अलग अलग करेंगे। इस बार हम गुणनखंड विधि से करेंगे। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। तो यहाँ देखो 2 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 आ गई यहाँ पर। 80 को करके देखते हैं। 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 और 5 1। यहाँ पे क्या होगा, 2 की घात 4 गुणा 5, 96 करते हैं। 2 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1। यहाँ पे देखो 2 की घात 1 2 3 4 5 और 3 की घात 1। तो अब देखो हमको इन तीनों में से जो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी, 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 1 और 5 की 5 के बाद 1। तो अब इसका लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या क्या आ गया। 2 की घात 6, ठीक है, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 2 की घात 6 हमें पता थी कितनी, 64, और 64 का गुणा 15 से करेंगे। 64 गुणा 15 करके देख लें। 15 चौके 60, 6, 15 छः 90, 6 96। तो हमको ये 96 सेंटीमीटर मिला। इसने क्या बोला कि हमको मीटर में चाहिए। 1 मीटर बराबर हो जाता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो हम 960 का उसको मीटर में बदलेंगे तो 960 बटे 100, तो हमारे पास में हो जाएगा 9.6 मीटर। 9.6 मीटर हमारे पास में ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे 8 9 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष रहता है। सबसे छोटी पूछी है, छोटी से छोटी पूछी है, तो इसका मतलब LCM होगा। तब सबसे पहले हम LCM ज्ञात करेंगे 8 9 और 12 का। 8 9 और 12 का हम वैसे देखें तो कौन सी संख्या जो तीनों से डिवाइड होती है, तो इसका हम गुणनखंड करके देखते हैं। 2 की घात 3 होता है 8 और 3 की घात 2 होता है 9 और 2 की घात 2 गुणा 3 होता है 12। तो हम 2 की घात सबसे बड़ी 2 की घात 3 और 3 की घात सबसे बड़ी 3 की घात 2, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 9 यानी 72। हमारे पास 72 इसका LCM है। लेकिन इसने क्या बोला कि 3 शेष रहता है। भाई पूरा से पूरा भाग तो जाता ही है, लेकिन 3 और बच जाता है, तो हम 72 में 3 जोड़ दो। 72 3 75,
तो हमारे पास में इसका उत्तर हो जाएगा 75, 75B। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमको हमेशा देखना है कि वो शेष पूछे, कम पूछे, ज़्यादा पूछे, इतना बच गया, ये बच गया, 2 बच गए, 3 बच गए, 5 बच गए, 6 बच गए, जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो हमको पहले तो एलसीएम ज्ञात कर लेना। फिर वो बोलता है कि भाई 5 शेष रहता है तो उसमें 5 जोड़ दो, वो बोलता है 5 कम पड़ जाता है तो 5 घटा दो कि भाई ये संख्या रहेगी। तो हमको ऐसे क्वेश्चन पर ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 48, 60 और 72 तथा 140 से भाग देने पर शेष 9 बचे। इसमें भी वही करना है हमको, इसका एलसीएम ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसमें 9 जोड़ देना है, क्योंकि 9 को हमको शेष बचाना है। तो एक सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, एक तरह से हम क्वेश्चन को ऑप्शन से, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम बचता है तो हम सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि यार 140 है, 140 से भाग देंगे तो वो संख्या में 0 तो आना ही आना है, क्योंकि पूरा भाग जाएगा तो 0 आएगी, और 0 में 9 जोड़ेंगे तो लास्ट में तो इन संख्याओं के जिसके भी अंत में 9 हो वो उसका आंसर हो जाएगा 100%। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमें सोल्व करके देखना है तो हम देखते हैं 48, 60, 72, 140। 48, 60, 72, 140। 2, 24, 30, 36, 70। 2, 12, 15, 18, 35। 2, 6, 15 और ये हो जाएगा 9, 9, 35। फिर 2, 3, 15, 9, 35, 3, 5, 3, 35, 3, 1, 5, 3, 1, 35, 5 और 7 तो हो जाएगा 2। इसका जब गुणा करते हैं तो हमारे पास में जो संख्या प्राप्त होती है इन सबको गुणा करने पर वो आती है हमारे पास में, इन तीनों को गुणा करने, इन चारों संख्याओं 15, 120 प्राप्त होता है हमारे पास में, और 15, 120 में हमको 9 जोड़ना है तो 15, 129 का राइट आंसर हो जाएगा 15, 129। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 11 घटा दे तो शेषफल 14, 15, 21 और 32 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित होता है। सबसे 11 घटा दे तो जो शेष बचेगा वो इनसे पूर्णतः विभाजित होगा। तो इन सब का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, और जो एलसीएम आएगा वो उसमें 11 जोड़ देना है, और 11 जोड़ने के बाद जो प्राप्त होएगा वो हमारा इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं। 15, 21, 32, तो 15 का तो 3 गुणा 5 1 हो जाएगा, और 21 का 3 गुणा 7 हो जाएगा, और 32 का 2 की घात 5। यहाँ सीधा ही करके देख लेते हैं। एक तो 3 गुणा 5, एक 3 गुणा 7, और एक 2 की घात 5, और एक 2 2 4, 2 से 30, 2 से 4, 4 3 5, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो जाएगा इसका। तो अब देखो 2 की घात सबसे बड़ी घात है 2 की घात 5, ठीक है। तो 32 गुणा 5 गुणा 3 की कितनी बड़ी सबसे घात 1, 3 गुणा 7, तो गुणा करेंगे हमारे पास में आ जाएगा इनका 33 60। अब 33 60 में हमें क्या 11 जोड़ना है, तो 33 60 में इसने क्या बोला कि 11 घटा दे, यानी 11 शेष रहता है, तो 33 60 प्लस 11, तो हमारे पास 33 71 इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही काफ़ी। कल हम आगे पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक। आज हमने लघुत्तम समापवर्तक पूरा पढ़ लिया है। ऐसे जुड़ी रही हमारे साथ, हम सभी टॉपिक आपके एक एक क्लियर कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।